आज है वेक्टर का थर्ड क्लास और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे उसको। टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज है, जरा कुछ बातें लिखते हैं इसमें। देखिए, यूनिट यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग हैविंग मैग्नीट्यूड हैविंग हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। कुल मिला के यूनिट वेक्टर में एक वर्ड आ रहा है यूनिट। यहीं से आप याद रख लो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, 1 होता है, 1। ठीक है। एक एक दो और पॉइंट लिखते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? यूनिट वेक्टर का यूज है, इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ it is used to represent direction of वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं वेक्टर ए को फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दो, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं? हमने इसके पहले सीख लिए हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लगा दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैं एक कैप यूज कर रहा हूँ। एक कैप। इसको पढ़ना कैसे है? रीड एज, ये जो ए कैप है ना, रीड एज ए कैप, ए कैप, ऐसे पढ़ना। अच्छा, जरा सोचो, ये जो ए कैप लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड? भाई हमने किया क्या है? हमने सिंपली क्या बोला है कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो एक कैप किसके बराबर होगा? ये उस साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या बन गया? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। थोड़ा आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं? यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। क्या समझा हमने? कि वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से दिखाते हैं। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर
उसके ऊपर कैप लगा दो, बस कैप। कुछ एग्जांपल और लेंगे तो आपको बात अभी समझ में आ जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन में हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना आता है, 1। तो मुझे बताओ, अगर एक है, एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक है कितना होना चाहिए, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ एक एफ इज इक्वल टू 1। तो हम ये दो बातें याद रखेंगे कि एक एफ ऐसे निकलते हैं और एक एफ का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, हर बार 1 ही होगा। कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे बातें थोड़ी और क्लियर होंगी। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसी सेम चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली ऐसे लिख दें, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अरे भाई यही तो है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं ना किसी भी वेक्टर को। तो मुझे बताओ, क्या मैग्नीट्यूड 10 ही है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नीट्यूड के साथ जो बच गया, इसको क्या बोलते हैं, ये तो है डायरेक्शन। इसका मतलब यही क्या बन जाएगा, वी कैप। क्या बन जाएगा ये, वी कैप। कैसे आया ये देखो, भाई हमें पता है कि वी कैप अगर निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये तरीका होता है ना। तो जरा देखो कि वी वेक्टर का अगर मैं कैप निकालना चाहूँ तो सॉरी वी कैप बन जाएगा। तो वी कैप क्या बन जाएगी, वी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड वी। वी वेक्टर क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। इसको डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड का मतलब 10 मीटर। ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड तो कट गया, तो वी कैप कितना आया, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर ऐसा बोला होता, एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं। मान लो एक स्टेटमेंट है, फोर्स वेक्टर इज 50 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ। तो मुझे बताओ एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड एफ कैप कितना होगा। भाई हमें ये तो पता है ना कि ये एफ कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो दिख रही है कितना, मॉड एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कि कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन, ये तो आता है। अब दूसरा निकालना है हमें एफ कैप। ये अपना सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन। दूसरा क्या हमें निकालना है, एफ कैप।
भाई एफ कैप रिप्रेजेंट क्या करता है? डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या बोला था? यहाँ पे देखो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और इस वाले एग्जांपल में भी देखो, जब हमने वी कैप निकाला था ऊपर वाले एग्जांपल में, इस वाले क्वेश्चन में, कि वेलोसिटी इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेलोसिटी वेक्टर में कैसे लिखा था? इतना टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमने कहा कि भाई ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो जो बच गया वो डायरेक्शन। इसका मतलब एफ कैप की वैल्यू, एफ कैप की वैल्यू क्या सिंपली निकालने का तरीका क्या होगा? एफ वेक्टर डिवाइड बाई मॉड एफ। एफ वेक्टर कितना है आपको? सर 50 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ, डिवाइड कर दो 15। 15 न्यूटन कहाँ से आया? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो ये 50, ये 50 चला गया, तो एफ कैप सिंपली टूवर्ड्स साउथ। एफ कैप क्या गया? टूवर्ड्स साउथ। इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। अब एक टर्म है बेस यूनिट वेक्टर्स। बेस यूनिट वेक्टर्स ये क्या चीज होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टैंडर्ड है, यही फॉलो किया जाता है हमारे मॉड्यूल में, हमारे बुक्स में, हमारे एग्जामिनेशंस में, हर जगह इसी को फॉलो किया जाता है। देखो क्या चीज है, आप मुझे बताओ। हम सब लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, थोड़ा उसको ड्रॉ करते हैं। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना चाहता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्स वाई और जेड एक्सिस को ड्रॉ करना। ये रहा जेड एक्सिस। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर इधर प्लस जेड है तो इसके पीछे माइनस जेड बनेगा। अगर ये प्लस एक्स है तो इस साइड क्या होगा? माइनस एक्स। इधर अगर प्लस वाई है तो इधर क्या होगा? माइनस एक्स। मैं माइनस वाली डायरेक्शन को डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, ये ठीक है। और ऐसे ही जेड एक्सिस के ये कुछ ऐसा होगा। और वाई एक्सिस का माइनस वाला एक्सिस मैंने ऐसा बनाया। अब देखो, ये कौन सा एक्सिस है? इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बनाइए। अब देखो, ये अपना कौन सा एक्सिस है? माइनस जेड। ये वाला कौन सा एक्सिस है? माइनस वाई। और ये वाला कौन सा है? माइनस एक्स। इसमें इन्होंने बोला है बेस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, मैं एक लाइन लिखता हूं, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस लिखी जाएंगी। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस is represented by आई कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? आई कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको आई कैप। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस
किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस is represented by माइनस आई, माइनस आई कैप। इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे ही y एक्सिस और z एक्सिस की भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं कि आई कैप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे ऐसे लिखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाऊं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आई कैप। अगर मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का वेक्टर बनाऊं तो इसका मैं बोलूंगा जे कैप। अगर मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाऊं तो ये बनेगा के कैप। सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं माइनस जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर बनाऊं तो इसको मैं बोलूंगा माइनस का के कैप। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक वेक्टर बनाऊं तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप क्यों भाई? मैंने लिखा ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप से डिनोट करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग बनाते हैं तो इसको कैसे दिखाते? माइनस जे कैप से। तो हमें कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि प्लस का आई जे के मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऐसे ही मैं बोलता माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस का जे के मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस का के मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। ये हमें याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, भाई जरा एक बात बताओ, क्या आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर अलाउ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आई कैप जे कैप एंड के कैप आर आर यूनिट वेक्टर्स along positive x, y and z एक्सिस। अगर ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ आई वन होना चाहिए, मॉड ऑफ जे वन होना चाहिए, मॉड ऑफ के वन होना चाहिए? सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली मॉड ऑफ माइनस आई भी वन होना चाहिए, मॉड ऑफ
माइनस जे भी 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ माइनस के भी 1 होना चाहिए। तो हमें ये भी याद रखना होता है। वैसे ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी याद है कि अगर आई जे के ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। सभी का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा यूनिट वेक्टर। अब से आगे से जब भी अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई के, वाई एक्सिस मतलब जे के, जेड एक्सिस मतलब के के। ठीक है, जरा कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखिए, जैसे अगर मैं बोलता एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता वेक्टर v इज वेक्टर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस सेम लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेयर, हेयर आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग, आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, देखो, अगर इन्होंने बोला a force is, देखो, a force of 50 न्यूटन acting along positive y axis, what is force vector? What is force vector? अगर ये सवाल पूछा जाए तो देखो, सिंपल सा भाई, फोर्स वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इनटू, फोर्स वेक्टर क्या होगा? कोई भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड कितना है? सवाल में बोल रखा है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन लिख दिया। डायरेक्शन किधर है? along पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? जे के। तो एफ फैक्टर कितना आ गया? 50 जे के। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, इन्होंने बोला है एफ फैक्टर इज 15 न्यूटन along नेगेटिव जेड एक्सिस। इसको कैसे दिखाएंगे? सिंपल, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 15 न्यूटन माइनस के के। अब आप कहोगे सर ये माइनस के के कहाँ है, कहाँ से है? देखो, इसको देखो, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस तो कैसे दिखाते हैं? माइनस के के से। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 15 न्यूटन के के, ऐसे भी लिखा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर, बेस यूनिट वेक्टर, ये रहा हमारा बेस यूनिट वेक्टर। इसके पहले हमने क्या देखा?
कि यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग लिखिए, पोजीशन वेक्टर। हेडिंग क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? देखो, पहले इसमें लिखते हैं कुछ लाइनें। इट इज यूज्ड टू, इट इज, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। पोजीशन वेक्टर का यूज क्या है वो हम लोग लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin, with respect to origin। तो पोजीशन वेक्टर का यूज क्या है? पोजीशन वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट कहां पर है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जांपल लेंगे तो आपको बात ज्यादा क्लियरली पता चलेगी। जैसे देखो, सपोज करो अगर मैं एक एक्स एक्सिस बनाता हूं, जैसे ये रहा अपना वाई एक्सिस। ठीक है, ये रहा अपना एक्स एक्सिस। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। सपोज करो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कहीं यहां पर एक्स कॉमा वाई। हमने जनरल पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होने का मतलब हमें समझ में आता है। क्या समझ आता है? कि ये लेंथ, सर ये लेंथ वाई होगा, और जो ये वाला लेंथ है ये एक्स होगा। ठीक है, ऐसे में इस पॉइंट का, इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर बनता है, पोजीशन वेक्टर, हमें सिंपली क्या करना है, ओरिजिन को इस पॉइंट पी से मिला देना है। तो ये जो रेड वाला वेक्टर बना है इसको हम क्या कहेंगे? आर वेक्टर। इसको ऐसे बोलेंगे। अच्छा, मान लेते हैं ये ओरिजिन, मान लेते हैं ये ओरिजिन ब्लैक से, ये है ओरिजिन। वैसे ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसको हटा देते। हमने क्या किया, हमने बस इतना देखा है कि किसी भी पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है, आपको ऐसा वेक्टर बनाना है जो ओरिजिन से शुरू करके उस पॉइंट तक जाए जिसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो ये जो वेक्टर बना है, ये जो वेक्टर बना है, इस वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। उसको लिखेंगे कैसे, ये देखो। पहले तो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन
वेक्टर। ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज बेसिकली ओपी वेक्टर हो गई। होगा कि नहीं होगा, सोच लो। हमने क्या बोला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ओ देख रहे हैं ना, तो ओ से शुरू करेंगे, जिसका देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर पी, पी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखना है, तो एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो पी तक आए और कहां से शुरू हो, ओरिजिन से। तो इसका सही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओपी वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं अगर मुझे ये पता है कि ये एक्स कॉमा वाई है, मेरा सोच के बताना, क्या ये वाली लेंथ एक्स होगी? इसके बारे में बताओ, क्या ये वाई लेंथ होगा? क्या ये एक्स लेंथ होगा? बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया बेसिकली, एक्स इधर इधर मूव किए और वाई लेंथ इधर मूव किए, उसके बाद पहुंच गए यहाँ। तो मैं सेम चीज को ओपी वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो सर, तो ओपी वेक्टर एक्चुअली आर वेक्टर ही है, आर वेक्टर को ही हमने ओपी वेक्टर बोला है। क्या ये सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा? ये कहां से आया? देखो भाई, जैसी बात है, अगर मैं यहां पर पहुंचना चाहता हूं तो पहले मैं यहां से इधर एक्स डिस्टेंस डिस्टेंस चलता हूं एक्स में। अगर एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चला तो एक्स आई कैप लिख दिया, ये वाला वेक्टर। फिर यहां से यहां तक मूव करने के लिए फिर मैंने एक और वेक्टर बना दिया जो कि किधर की तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वाई के बराबर, तो हमने एक दूसरा वेक्टर बना दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अच्छा जरा ये भी बताओ कि क्या ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यहाँ देखो 90 बन रहा है, तो ये पूरा पूरा वेक्टर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसलिए आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर वेक्टर। क्या ये सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, देखो फिर से देखते हैं, देखो सिंपल सी चीज है, एकदम शुरू शुरू करते हैं। पोजीशन वेक्टर है क्या चीज? इट इज अ वेक्टर टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो ये एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हो और पी तक आए, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज बेसिकली ओपी वेक्टर, क्योंकि ओ से शुरू होकर पी तक जा रहा है। ध्यान रहे, ओरिजिन ओ, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिख दिया कि ओपी वेक्टर किसके बराबर होगा, और ये हमने, क्योंकि हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने
आर का लेंथ निकाल लिया, लेंथ लेंथ, और यही तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, हमने ये भी कवर कर लिया। जरा एक दो एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको थोड़ी सी चीजें और भी समझ में आएंगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। इन्होंने बोला कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, पॉइंट पी पर एक पार्टिकल रखा गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3। बोला है ड्रॉ पोजीशन वेक्टर एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो देखो, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। जरा देखो, हमारे लिए हमारे लिए एक ऐसा वेक्टर, डेफिनेशन क्या कहता है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हो, जो ओरिजिन से शुरू हो। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हो, उस पोजीशन तक जाए जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये हो गया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया पोजीशन वेक्टर को। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि सर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आई कैप जे कैप में कितना आएगा, सिंपली ये एक्स वाला कंपोनेंट है और ये वाई वाला है, तो जो एक्स के अलोंग है उसके साथ आई कैप जोड़ दो, 4 आई कैप, प्लस ये जो वाई के अलोंग है उसके साथ जे कैप जोड़ दो, तो 3 जे कैप। तो ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर। दूसरा सवाल मेरे से पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर पूछा ना, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर आपका वेक्टर ऐसा हो, अगर आपका वेक्टर ऐसा हो तो आपको सिंपली जो आई का कंपोनेंट है और जो जे का कंपोनेंट है उनको आपस में स्क्वायर करके, उनको स्क्वायर करके आपस में ऐड करके रूट ले लेंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता कि भाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप कहते हैं सर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, एक्स का कोफिशिएंट ये है, वाई का, सॉरी आई के कोफिशिएंट ये है, जे का ये, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और वैसे भी अगर आप उस वाले तरीके से बेसिक से भी जाते तो आप कहते हैं सर दिस इज 3, सर दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 4, तो फिर ये लेंथ कितना होगा, ये अगर ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर साइड से, तो ये कितना हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5। 4 4 16 प्लस 9 कितना बन गया, 25, तो इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। सपोज पूरा क्वेश्चन ऐसे रैंडमली दे दिया, अ पॉइंट, पार्टिकल लिखा है, अ पार्टिकल is placed at point -3, 2, -1, find
इट्स पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि इसको लोकेट करने बैठ जाए, इसको लोकेट करने नहीं बैठना है, आप तो सिंपली सॉल्यूशन लिखो सिंपली कि आर वेक्टर सिंपल क्या हो जाएगा। भाई पॉइंट क्या गिवन था, गिवन पॉइंट क्या था, पहले वो लिखो। गिवन पॉइंट क्या था, -3, 2, -4। आपने एक चीज नोटिस किया हो, जब हमने पॉइंट एक्स को मोबाइल लिया था, तो हमारा पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप आया था। जब हमने 4, 3 लिया, तो हमारा पोजीशन वेक्टर 4, 3 आया, फोर आई कैप थ्री जे कैप। सिमिलरली, जब हमें ऐसा सवाल गिवन है, तो हमें करना क्या है, इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप। ऐसा क्यों भाई, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, ये जेड की वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा, वो क्या बन जाएगा, -3 आई के +2 जे के प्लस -4 का के माइनस। तो सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम लिखते तो ऐसा लिखते, -3 आई के +2 जे के -4 के। सिंपल। वैसे आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को स्किप कर दें, अभी के लिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो थोड़ा 3D वाला देख लेते हैं, 3D वाला, फिर हम बात करेंगे। एक्चुअली इस एग्जाम्पल को मुझे थोड़ा बाद में लेना था, पहले ले लिया मैंने। एक पहले, जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है। अगर हम 3D में बात करें, पोजीशन वेक्टर इन 3D, टॉपिक क्या है अगला, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन बहुत ही सिंपल है, सेम जैसा हमने इसके ऊपर किया था ना, वैसे ये भी करेंगे। जैसे मान लो कि अगर गिवन हो, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस। एक पॉइंट कहीं यहाँ पर है, रैंडम रैंडम एक पॉइंट ले लिए पी, जिसे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अगर इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो, तो सिंपली एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो ओरिजिन से शुरू करे, पॉइंट तक जाए। और हमारे लिए ये था ओ फॉर ओरिजिन। तो मुझे बताओ, इस वाले केस में जो हमारा पोजीशन वेक्टर है पी, हम ऐसे लिखेंगे, पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज क्या ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर ही, ओपी वेक्टर को ही हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंपली मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां देखो, ये एक्स
डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z की, ये x y और z, इनके डायरेक्शन हमें पता है, तो हम सिंपल ये लिख देंगे x i कैप में है, y हमारा j कैप में है, प्लस z हमारा k कैप में है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ओपी वेक्टर लिखा, और उसका जो लेंथ है मैग्नीट्यूड, उसको हमने सिंपली एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया। उसी सेम एनालॉजी से, उसी सेम कॉन्सेप्ट से मैं कह सकता हूँ कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा क्या, रूट अंडर जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो के साथ है उसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके और रूट में ऐड कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल कर लो, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल एक बार फिर से कर लेते हैं, सेम एग्जाम्पल एक बार फिर से। हालांकि आप उस टाइम भी समझ लिए होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब इसको अटेम्प्ट करो। अ पार्टिकल प्लेस्ड एट, अब ये 3D में है, तीनों दे रखे हैं, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। अब तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि इसके पहले हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिए है। तो पोजीशन वेक्टर आर, जो भी एक्स है उसके साथ आई कैप लगा दो। इसको देखो, इसको एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो सीधे -3 का आई के प्लस 2 का जेड के प्लस -4 का के के। तो सिंपली क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -3 आई के +2 जे के -4 के, और ये बन जाएगा आर वेक्टर। सिंपल। और अगर मैं आपसे पूछता कि रिजल्टेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर जो एक्स के साथ है उसका स्क्वायर, जो वाई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जेड के साथ है उसका स्क्वायर, उसको करके रूट में कर दो। फॉर्मूला ये तो था। ठीक है। हम क्या कहेंगे, तो ये वही एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो रूट अंडर कितना बन जाएगा ये, -3 का स्क्वायर मतलब 9, +2 का स्क्वायर मतलब 4, +4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये कितना आ गया, मॉड आर कितना आ गया, 9 4 13 16, 29 हो गया क्या? 16 4 20, 29। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर वेक्टर इज √29। इसके बाद एक टर्म और आता है, ये तो था पोजीशन वेक्टर, ये हमने अभी क्या पढ़ा, पोजीशन वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे काइनेमेटिक्स में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा काइनेमेटिक्स में। तो देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एस वेक्टर से दिखाते हैं, इसको हम एस वेक्टर से दिखाते हैं। तो डिफाइन ऐसे किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन, इट इज
It is change in position vector. सिंपल कि अगर आपको एस वेक्टर पता करना है तो आपको क्या पता करना होगा, चेंज इन एस वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो एस वेक्टर बराबर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर को आर एफ वेक्टर से दिखाऊं, आर फाइनल, इनिशियल को मैं आर आई से दिखाऊं, तो एस वेक्टर क्या बन जाएगा, दिस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट काइनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तभी आएगा जब पोजीशन चेंज होगा। एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी। जैसे मान लो, एग्जांपल नहीं अभी तो थोड़ा सा थियरी के रूप में इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो पहले कभी यहां हुआ करता था पोजीशन P1 पर, x1 y1 पोजीशन हुआ करता था, बाद में किसी तरीके से मूव करके पॉइंट P2 पे चला गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैं इसी को एक लाइन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यही बोलता, अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, फिर आपको ये बात ज्यादा क्लियरली समझ आएगी। इसमें लिख लो, a vector, it is a vector from, it is a vector drawn from, it is a vector drawn from, it is a vector from initial to final position। इसका मतलब क्या है, ये सोचो। देखो, हिंट में क्या बताया हमने कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ रहा हो। तो मुझे बताओ, एक पार्टिकल अगर इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन पर चला गया, तो एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इनिशियल से फाइनल की तरफ हो। तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर, इनिशियल क्या है, आप कहोगे सर इनिशियली ये P1 पॉइंट पर था और P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, x1 y1। ये बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। फिर मैं आपसे पूछूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, आप कहोगे सर पार्टिकल जो है वो यहाँ पे चला है, x2 y2 उसका पोजीशन है नया वाला। तो बोलोगे सर x2 i कैप प्लस y2 j कैप।
अगर आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर पता है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर क्या होगा? हम जानते हैं एस वेक्टर आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो आर फाइनल वेक्टर क्या था? एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के। तो जरा ध्यान से देखो, आई कैप के साथ एक्स टू है, यहाँ आई कैप के साथ एक्स वन है, और यहाँ बीच में माइनस है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ वाई टू जे कैप है, यहाँ माइनस के साथ वाई वन आई कैप, हाँ जे कैप है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ऐसा वेक्टर हमारा ये निकल कर है। होंगे ऐसा वेक्टर क्या निकल गया है? इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको तो बस याद रखना है ये लाइन, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। It is a vector from initial to final position। एक ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे दिया है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट 1 3 2 1 is moved to another point 4 -1 3। A particle initially at point this is moved to another point this। Find, सवाल क्या है? Find displacement vector। Find displacement vector and its magnitude। ये है सवाल। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। भाई जरा एक बात बताओ, इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? 3 2 1। फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है 4 -1 3। तो जरा बताओ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? आप कहोगे सर इसी साथ आई के विश्व साथ जी के विश्व साथ ठीक है। तो सिंपल, तो ये क्या प्लस टू जे के प्लस वन के क्या, ये तो आ गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैं पूछता फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ। आप कहते हैं सर फाइनल पॉइंट तो ये है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में ये आई के दिस जे के दिस के के। तो लिखोगे 4 4 आई के
प्लस -1 JK प्लस 3 KK। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर पता है, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या बनेगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था? 4 i -j प्लस 3 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है? 3 i प्लस 2 j प्लस k। तो आंसर क्या आया? 4 - 3, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 4 - 3 i प्लस -1 -2 j प्लस 3 - 1 k। ये क्या बन जाएगा? 1 i। ये क्या बन जाएगा? -3 j। ये क्या बन जाएगा? +2 k। तो हमारा एस वेक्टर ये निकल कर आया। एस वेक्टर ये निकल के आया। तो अगर मैं आपसे पूछता एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप कहते सर जब एस वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो के साथ है उसका स्क्वायर, सबको अंदर ऐड कर दो। इधर आप करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो सिंपली कितना हो जाएगा? 1 + 9 + 4। तो फाइनली कितना हो रहा है? 9 10 14 1 4। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया हो, है ना? बाकी और भी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है?